ॐ खं द्रं ओम। कल हम लोग वैदिक इतिहास पर चर्चा कर रहे थे। आज उस चर्चा को कुछ आगे बढ़ाते हैं। मुख्य बात वैदिक इतिहास के संदर्भ में यही है कि ये वैदिक इतिहास से हमारा आशय वैदिक कालीन इतिहास है और इस वैदिक राष्ट्र का, भारत का प्राचीनतम इतिहास हमारे पास विधिवत उपलब्ध है। संसार के किसी भी देश की तुलना में प्राचीनतम और व्यवस्थित इतिहास हमारे पास उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन इतिहास केवल हमारे पास है, अन्य राष्ट्रों के पास भी प्राचीन इतिहास बहुत कुछ सुरक्षित है। पुस्तकों में भी, स्मारकों, शिलालेखों, संरचनाओं के माध्यम से भी विश्व में बहुत सी संस्कृतियां हैं जो प्राचीन हैं और उनके प्रमाण, अभिलेख वहां भी सुरक्षित हैं। जो कुछ हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर पाए हैं उसके आधार पर कह सकते हैं कि जितना प्रामाणिक तिथिक्रम और वंशावली हमारे पास उपलब्ध है, इतना अधिक संभवता न हो, परंतु इसका ये अर्थ भी नहीं है कि अन्य देशों में सब कुछ शून्य है और हमारे पास ही सब कुछ है। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, ये भी मान लें। यदि कुछ लोग ऐसा दावा करें तो हम विनम्रता से यही कहेंगे कि यह संभव नहीं है। ऐसी बात हमें नहीं कहना चाहिए, हास्यास्पद होगा। क्योंकि यदि सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ, किसी भी एक क्षेत्र में हुआ, मान लीजिए भारत में आरंभ हुआ, भारत के किसी प्रदेश क्षेत्र में आरंभ हुआ, तो हजारों वर्षों तक वो संस्कृत कहीं फले फूले और एक स्थान पर, एक सीमा पर केंद्रित रहे, यह व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। उस संस्कृत का ही प्रचार विस्तार तो होगा ही, अन्य देशों में पहुंचेगा ही। उस देश की अपनी स्थानीय संस्कृति भी हो सकती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सारी सभ्यता संस्कृत केवल हमारे देश में या इसके भी किसी छोटे से क्षेत्र प्रदेश में सीमित रही हो और शेष संसार में कोई सभ्यता संस्कृति न हो। ऐसी बात करना मेरे विचार से तो उचित नहीं होता। ये कहने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम इस संसार में अकेले नहीं थे। ईरान भी आर्यों का ही देश कहा जाता है। उनके पास भी बहुत प्राचीन साहित्य, इतिहास आदि उपलब्ध है। उनके थोड़ा सा आगे पश्चिम की ओर यदि हम चलें तो वर्तमान भाषा में इराक देश है। ईरान भी कहीं ना कहीं आर्य शब्द से ही अपभ्रंश प्रतीत होता है और इराक भी। आर्याण, आर्यायण शब्द ईरान के लिए और आर्यक जैसा शब्द इराक के लिए कुछ विद्वानों ने कल्पित किया है। वैसे इरा शब्द भी हमारी भाषा में ही होगा। जब इर है, ईर है, इरा है तो इराक भी होगा, ईरान भी होगा। हो सकता है उसे आर्य का अपभ्रंश कहना भी आवश्यक नहीं है। वह शब्द भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इराक में सुमेरियन सभ्यता रही, प्राचीन काल में मिली, पुरातत्व विभाग के उत्खनन में मिली। सुमेरियन
शब्द को हम इस प्रकार कह सकते हैं, सुमेरु पर्वत हमारे प्राचीन इतिहास में एक प्रमुख स्थान रहा है, हिमालय का ही पश्चिमी क्षेत्र है। तो सुमेर पर्वत से जो संस्कृत पश्चिम की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ गई, उन सुमेरु पर्वत के लोगों ने वहां पर जिस सभ्यता संस्कृत का विकास किया उसे सुमेरियन कहा गया। सुमेरियन के पश्चात वहां पर असुर संस्कृत का विकास हुआ। उत्खनन में असुर नाम का नगर, असुर देवता का मंदिर और असुर साहित्य का विशाल पुस्तकालय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिला। ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, वहां भी मिला। असुरदान, असुरबानीपाल, दुसरत जैसे अनेक असुर राजाओं के नाम पुरातत्व विभाग को उत्खनन में प्राप्त हुए। अर्थात प्राचीन सभ्यता संस्कृत में हम अकेले तो नहीं थे। अमेरिका के मैक्सिको में भी प्राचीन सभ्यता संस्कृत मिली, मय सभ्यता मिली। आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा सा संदर्भ हमने लिया, ऐसे ही मन में आ गया कि हम अकेले नहीं थे। ऐसा नहीं सोचा जाना चाहिए इस पृथ्वी पर प्राचीन काल में एकमात्र सभ्यता संस्कृत हम ही थे। ठीक है, हो सकता है उन सभ्यताओं के विकास में हमारे पूर्वजों का योगदान रहा हो, यहाँ के लोगों ने वहां जाकर सभ्यता संस्कृत का आरंभ किया हो, विकास किया हो, या वहां पर कुछ स्थानीय संस्कृतियां भी रही हो, उनसे हमारा संपर्क कहीं हुआ होगा या कहीं नहीं भी हुआ होगा। हम जब आपसे इन विषयों पर चर्चा करते हैं तो हम यही कहते हैं कि आस्था भावना का अतिरेक न होने पाए। ऐसा न हो कि हम अपने भावना और आस्था में इतना डूब जाएं कि सत्य ना दिखे। कल भी थोड़ी सी बात इस पर आई थी कि आस्था भावना की दृष्टि से हम इतिहास और शास्त्र को विकृत न होने दें। तो ये थोड़ा सा संकेत हमने किया। यह प्राचीन काल में अन्य राष्ट्रों में भी सभ्यता संस्कृत का विकास हुआ। मिस्र के पिरामिड तो प्रसिद्ध ही हैं, जो संभवतः हमारे यहाँ महाभारत काल से भी अधिक प्राचीन हैं और विश्व के आश्चर्य ही माने जाते हैं। कितने प्राचीन काल में इतनी उन्नत प्राचीन संरचनाओं का निर्माण कैसे हुआ होगा। इतने विशाल काय संरचनाएं उस आदिकाल में, जब इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था, आधुनिक यंत्र उपकरण नहीं थे, तो इतने विशाल काय संरचनाएं, ये भवन कैसे बने होंगे, ये आश्चर्यजनक माना जाता है। आज उससे भी ऊंचे ऊंचे भवन बन सकते हैं, बहुत तकनीक विकसित हो गई है, परंतु सहस्रों वर्ष पूर्व इस प्रकार का निर्माण निश्चित रूप से आश्चर्यजनक माना गया। ये कहने का भाव भी हमारा यही है कि हम अकेले नहीं थे। हमारे आसपास और सुदूर तक अनेक संस्कृतियों का विकास हो रहा था और उनके बीच थोड़ा बहुत व्यापारिक संदर्भ, संपर्क, संबंध भी था। अब कल के संदर्भ में लें तो कल जहां हम बात करना चाह रहे थे, वो मुख्य बात जो हमने कहना चाहा था वो है सप्तऋषि संवत। सप्तऋषि संवत संभवतः विश्व का प्राचीनतम प्रामाणिक संवत है। जी, हम कह रहे हैं प्रामाणिक ऐतिहासिक संवत है। वैसे तो गणना करके आज आर्य समाज में षष्ठ संवत प्रचलित है,
1 अरब 97 करोड़ वर्षों से अधिक का सृष्टि संवत लिखा जा रहा है। कुछ लोग 1 अरब 96 करोड़ कुछ लाख आदि वर्ष लिखते हैं, कुछ लोग 1 अरब 97 करोड़ जैसी संख्या का लिख रहे हैं। तो 1 अरब 96 करोड़ या 1 अरब 97 करोड़ की गणना जो भी है, यह निश्चित रूप से आज की गणती गणना है और वो एक अलग प्रकार की बात है। परंतु ऐतिहासिक प्रामाणिक संवत जो हमारे पास उपलब्ध है वो प्राचीनतम सप्तऋष संवत है। अब ये प्रामाणिक कहने का हमारा क्या आशय है ये भी समझ लीजिए। ये जो सृष्टि संवत का प्रयोग हो रहा है, ये आर्य समाज के विद्वानों ने कुछ प्राचीन ग्रंथों में दी गई काल गणना के आधार पर तैयार किया गया है। इसीलिए ये अंतर भी है, कोई 1 अरब 97 करोड़ लिख रहा है, कोई 1 अरब 96 करोड़ लिख रहा है। तो ये ज्योतिषी गणना है, ऐतिहासिक संवत नहीं है। ऐतिहासिक संवत उसी समय किसी राजा के राज्याभिषेक से आरंभ होता है। हमारे देश की ये परंपरा है। तो प्राचीनतम सप्तऋष संवत आरंभ हुआ वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक से, जो हमारे देश के प्रथम राजा थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संभवतः वे विश्व में भी प्रथम राजा हूं, क्योंकि इससे अधिक प्राचीन किसी राजा का प्रामाणिक उल्लेख कहीं नहीं मिल रहा है। 8800 वर्ष सप्तऋष संवत को अर्थात वैवस्वत मनु के राज्याभिषेक को इस वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 8800 वर्ष, 88 शताब्दियां, महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार से जब कलयुग संवत को, यूं कहें ये युगाब्द जिसे इस समय हम लोग कह रहे हैं, कल युगाब्द को 5000 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब 125 वर्ष पहले उस पर कार्यक्रम हुए थे, यूं कहें आयोजन किए गए थे, उत्सव मनाया गया था युगाब्द के 5000 वर्ष पूर्ण होने पर, जो इस समय 5126वां वर्ष चल रहा है। तो 126 वर्ष पूर्व 5000 वर्ष पूर्ण होने पर ये पांचवी सहस्राब्दी या 50वीं शताब्दी धूमधाम से मनाई गई थी, ऐसा कह सकते हैं। उसी प्रकार से सप्तऋष संवत की इस बार 88 शताब्दी पूर्ण हो रही है। तो हमें ये उत्सव समारोह मनाना चाहिए और इस विषय में जानना चाहिए। लोग सप्तऋष संवत के विषय में जानते ही नहीं है, इसलिए बहुत प्रश्न उठ रहे हैं कि भाई वैवस्वत मनु की काल गणना के दृष्टि से तो कितने करोड़ वर्ष हो जाएंगे। वो काल गणना खगोली अपने स्थान पर है, उस काल अवधि को वैवस्वत मनु का नाम दे दिया गया है। परंतु वैवस्वत मनु जब व्यक्तिगत रूप से इस पृथ्वी पर थे, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, तो उसको 88 शताब्दी पूर्ण हो रही है, 8800 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। ये हमें जानना चाहिए मानवीय इतिहास की दृष्टि से। और कल हम लोगों ने इस पर युधिष्ठिर तक चर्चा की थी। प्राचीनतम सप्तऋष संवत था, उसके पश्चात हरिश्चंद्र, राम आदि अनेक राजा हुए। वैवस्वत मनु से युधिष्ठिर तक 98 राजाओं का उल्लेख है, क्रमशः सूर्य वंश में, मनु वंश में ही। तो मनु के पश्चात 98वें क्रमांक के राजा बृहद्बल महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। वो दुर्योधन की ओर से युद्ध कर रहे थे और अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे, ऐसा उल्लेख मिला है महाभारत आदि ग्रंथों में। तो यहां पर वह विषय नहीं है, इतिहास की कालगणना का विषय है। तो ये कह सकते हैं मनु से युधिष्ठिर के समय तक 98 राजा मनु के वंश में हो गए, तो लगभग 100 राजा हुए। तो अनुमानता या जो वर्णन मिल रहा है, कहले 1 शताब्दी में लगभग 3 राजाओं का कार्यकाल
अर्थात एक राजा का कार्यकाल 30-35 वर्ष का औसत आ रहा था। कुछ राजाओं का कार्यकाल इसका दुगना भी हो सकता है, कुछ राजाओं का कार्यकाल इससे बहुत छोटा हो सकता है, 1, 2, 5, 7 वर्ष भी हो सकता है। परंतु एक शताब्दी में 3 राजाओं का कार्यकाल एक मध्यमान औसत के रूप में माना जा सकता है। तो ये कह सकते हैं कि 30-3500 वर्ष मनु से युधिष्ठिर तक हुए। कल हमने ये भी चर्चा की थी कि युधिष्ठिर के पश्चात गौतम बुद्ध तक, अब यहां से थोड़ा सा आज विशेष ध्यान देना होगा, युधिष्ठिर के पश्चात गौतम बुद्ध तक या गौतम बुद्ध के समय तक कहना चाहिए, 3 राजवंश महत्वपूर्ण हैं। कौशल का राजवंश, जिसे आप वैवस्वत मनु का वंश कह सकते हैं, और पांडवों का राजवंश, युधिष्ठिर के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राजा हुए, तो उसे आप पांडु वंश कह लें, पांडव वंश कह लें, अभिमन्यु वंश कह लें या परीक्षित वंश कह लें। तो ये जो हस्तिनापुर का राजवंश है, जो 3, 4, 5 पीढ़ियों के पश्चात हस्तिनापुर नगर के नष्ट होने पर कौशाम्बी में आकर बस गया। कौशाम्बी जो नहीं जानते हो, ये समझ लें प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है। तो प्रयाग से थोड़ा पहले अर्थात पश्चिम की ओर गंगा के से चलेंगे तो हमारे यहाँ से निकट ही है। हम लोग जैसे कानपुर में हैं, ये ब्रह्मावर्त यहाँ का प्राचीन तीर्थ है, और कानपुर नया नगर बसा, ब्रह्मावर्त का विस्तार कह लें। तो यहाँ से प्रयागराज के मध्य में कौशाम्बी नगर उत्खनन में ही मिला, फिर उसे जनपद का स्थान दिया गया। तो कौशाम्बी में ये लोग आकर रहने लगे। उदयन के समय उदयन राजा थे, संभवतः गौतम बुद्ध के समकालीन इस वंश में वे 25वें राजा थे अपने इस वंश के, जहां तक समझ पा रहे हैं। ये वैदिक इतिहास पुस्तक जिनके पास है वो इसमें देख सकते हैं। स्मृत से बोलने में कुछ चूक हो सकती है, वो उतनी बड़ी बात नहीं है ना। मुख्य विषय उसमें आप समझें कि तो इस प्रकार से संभवतः उदयन तक 25 राजा इस वंश में हुए। तो और लगभग ऐसे ही मनु के वंश में भी रहे। मगध का राजवंश आगे अधिक प्रभावी रहा है। तो मगध के राजाओं की संख्या कुछ अधिक विस्तार से हमको प्राप्त होती है। देखिए अभी हमने इसमें देखा तो पांडु के पश्चात यदि हम देखें तो लगभग 28-30 राजा तो हो जाते हैं पांडु से। और उदयन तक, उदयन को इतिहास में बाद में कौशाम्बी का राजवंश माना गया है, क्योंकि ये लोग हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी में आ गए थे, राजधानी इधर आ गई थी। तो गौतम बुद्ध के समय कौशाम्बी ही इनकी राजधानी थी। और इतिहास में गौतम बुद्ध का काल कुछ महत्वपूर्ण तो है ही कई कारणों से। तो मान लीजिए 28-30 राजा तो इस पांडु वंश में भी हो गए। और यदि इस मनु के वंश की बात करें तो बृहदबल से लेकर के सुमित्र तक गौतम बुद्ध के आसपास प्रसेंजित राजा थे। तो यहां
यहाँ भी 25वें राजा प्रसेनजीत को मान सकते हैं। थोड़ा सा आसपास उनके और भी राजा 3-4 हो गए लगभग उसी समय। तो कह सकते हैं कि 25, 27, 28 लगभग 30 राजा अधिकतम आप मान सकते हैं। और मगध में भी मगध का राजवंश उसके पश्चात अधिक महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि भावी इतिहास में बुद्ध के बाद का जो इतिहास है उसमें मगध का महत्व बहुत अधिक रहा है, ये हम सब जानते हैं। नंदो मौर्यों के समय से लेकर के और आगे उसका महत्व बहुत बढ़ गया। तो मगध की वंशावली इस दृश्य से थोड़ा सा अधिक विस्तृत रूप में आगे उपलब्ध होने लगती है। ये चंद्रवंश की शाखा जो चेद मगध की शाखा है, उसमें 30 से अधिक राजा इसमें भी उनके समय तक हो गए। महाभारत कालीन जरासंध का वध तो भीम ने किया, और जरासंध के पश्चात भी ये वंश वैसे ही चलता रहा। जरासंध का पुत्र सहदेव उनके पश्चात वहां का राजा हुआ, और इस वंश में रिपुंजय अंतिम राजा होता है। लगभग 23-24 राजा इस जरासंध के वंश में वहां हो गए मगध में। फिर प्रद्योत वंश में 5 राजाओं ने राज्य किया। उसके बाद शिशुनाभ या शिशुनाग वंश है, इसी के समय गौतम बुद्ध होते हैं। शिशुनाग वंश के समय ये बिंबिसार का नाम बौद्ध साहित्य में बहुत सुना जाता है। विदिसार, बिंबिसार आदि नामों से पुराणों में इनका उल्लेख है। तो हम लोगों ने ये जाना था कि गौतम बुद्ध का समय युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी है, और हम देख रहे हैं कौशल, मगध और पांडुवंश, जिसे कौशाम्बी कह लें, हस्तिनापुर कह लें, हस्तिनापुर में कुछ दिन रहे फिर कौशाम्बी आ गए। तो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तो मनु का वंश है, जिसे सूर्यवंश भी कहते हैं। तो सूर्यवंश या मनुवंश कौशल वंश, कौशल में, और ये उसके पश्चात महत्वपूर्ण ये पांडवों का वंश कौशाम्बी में, और परवर्ती इतिहास में महत्वपूर्ण होने के कारण तीसरा महत्वपूर्ण वंश है मगध का राजवंश। इन सभी में लगभग 30 राजा युधिष्ठिर से लेकर बुद्ध तक होते हैं। समय 12 शताब्दी बीत चुका है बुद्ध के जन्म तक। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने कहा था जो ये 3 कालखंड एक स्तंभ, आधार स्तंभ के रूप में माने गए, जिसे हम लोग 3 युग भी कहते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर नाम भी दे दिए गए हैं। तो ये तीनों का ही लगभग 1200 वर्षों का अंतराल मान के चलें, क्योंकि वैवस्वत मनु से हरिश्चंद्र तक सतयुग लगभग माना जाता है। हरिश्चंद्र को सतयुग का अंतिम सम्राट कहते हैं। तो मनु से हरिश्चंद्र तक भी वही 30, 32, 33 पीढ़ियां होती हैं। हरिश्चंद्र से राम तक भी उतनी ही पीढ़ियां हैं। 65वें राजा राम हैं, और 98वें राजा बृहदबल हैं जो युधिष्ठिर के समकालीन हैं। फिर उतनी ही पीढ़ियां हैं, 30, 32, 33 पीढ़ियां। तो यही लग रहा है कि 1200 वर्षों के शासनकाल में 30, 32, 34 राजा हो रहे हैं, और यही हम देख रहे हैं युधिष्ठिर के पश्चात बुद्ध के समय तक भी ये मनुवंश या कौशल वंश, पांडुवंश या कौशाम्बी का वंश और मगध राजवंश, सब में इतने ही राजा हो रहे हैं इतने ही वर्षों में। तो ये ऐतिहासिक कालगणना है। और एक बात बता दें कि ये जो हमने सप्तऋषि संवत कहा, उसका भी उल्लेख
हमारे प्राचीन साहित्य में मिलता है कि इस संवत में ऐसा हुआ, इस प्रकार करके, जैसे इस समय हम लोग विक्रम संवत में कहते हैं कि भाई विक्रम संवत के इतने वर्ष में ऐसा कार्य हुआ, इनका जन्म हुआ या जो भी हुआ, तो उस प्रकार के उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलने चाहिए, तब उसकी प्रामाणिकता होती है। तो सप्तऋषि संवत का भी उल्लेख मिलता है, युधिष्ठिर संवत का उल्लेख मिलता है, कल संवत का उल्लेख मिलता है। उसके पश्चात विक्रम संवत का प्रचलन हो गया, तो वो तो मिल ही रहा। तो इस बात को हम लोगों को गंभीरता से समझना चाहिए। ये बात कहने का भाव यही है, कल की ही बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का, विस्तार का हमने प्रयास किया है। मुख्य बात हमें यह समझ लेनी है कि प्राचीन इतिहास को हमें कैसे समझना है, कल्पनाओं से बाहर निकलकर प्रामाणिकता के साथ। हमारे यहाँ ये पूरी जब राजवंशावली उपलब्ध है, बुद्ध तक 13वीं शताब्दी युधिष्ठिर की हो जाती है, और कह सकते हैं लगभग 4800 वर्ष 49वीं शताब्दी वैवस्वत मन की या सप्तऋषि संवत की हो जाती है। और इतने समय में इतने राजाओं की वंशावली, 125 से अधिक राजा, 128, 30, 32 राजाओं की पूरी वंशावली क्रम हमारे पास उपलब्ध है। उनके जीवन की गाथाएं, इतिहास, विस्तृत विवरण भी बहुतों का, जो महत्वपूर्ण राजा हैं, महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनका मिलता ही है। बहुत से राजाओं के शासनकाल में कुछ इतना विशेष महत्वपूर्ण नहीं हुआ होगा, तो उनका केवल नाम मिल जाता है, कोई घटना विशेष नहीं मिलती। तो इतना विस्तृत सुरक्षित इतिहास है, इसे हम सब लोगों को जानना, समझना, पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए काल्पनिक परिकथाओं जैसी पुरानी बातें की जाती हैं, तो वो अविश्वसनीय जैसी हो जाती हैं। अब आगे आए कि गौतम बुद्ध तो 13वीं शताब्दी में हो गए, युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारे यहाँ आता है, जो विदेश संपर्क से जुड़ा हुआ है। यूरोप से सिकंदर का आगमन होता है, यूनान से विश्व विजय का स्वप्न लेकर वो चलता है, और मिस्र, इराक, ईरान को विजय करता हुआ भारत तक आ जाता है। भारत में उसे कोई सफलता तो नहीं मिली, भारत के प्रवेश द्वार से उसे वापस लौटना पड़ा, और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो भारत में उसको कोई सामरिक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रभाव ये अवश्य पड़ा कि यूनान के साथ कुछ भारतीय प्रदेशों के संपर्क स्थापित हो गए, व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, एक दूसरे की संस्कृतियों को जाना समझा। सिकंदर के किसी साथी सहयोगी ने मेगास्थनीज की इंडिका में ये उल्लेख हुआ कि भारतीय अपने यहाँ 154 राजाओं की सूची बता रहे हैं। अब आप देखिए, 100 राजा लगभग हो गए युधिष्ठिर तक, उसके बाद 25, 28, 30 राजा हो गए गौतम बुद्ध तक, 125 से अधिक राजा हो गए गौतम बुद्ध तक, और गौतम बुद्ध के पश्चात सिकंदर के आने तक भी इतने ही राजा और हो गए। अब आप देखें गौतम बुद्ध और सिकंदर के मध्य अंतर कितना है, समय का, कालखंड का, ये जानना आवश्यक है। आज का ये मुख्य बिंदु ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध होते हैं युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी में, और सिकंदर आते हैं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। क्योंकि सिकंदर का समय ईसा पूर्व में बताया जाता है, इसलिए इसे समझ लेना आवश्यक है। ईसा पूर्व या विक्रम पूर्व में अधिक अंतर नहीं है। ईसा से 57 वर्ष पहले विक्रम संवत आरंभ हो जाता है, तो उसमें अधिक अंतर नहीं है। तो आप विक्रम पूर्व 4वीं शताब्दी भी कह सकते हैं। विक्रमादित्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष होने पर हुआ, और 45 वर्ष की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ, और विक्रम संवत आरंभ हुआ। अर्थात कल संवत की 3045 में विक्रम संवत एक आरंभ हुआ। यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। कल संवत की
कि 3000वें वर्ष में विक्रम का जन्म हुआ और 45 वर्ष की आयु में 3045वें कलयुगाब्द में विक्रम संवत का आरंभ हुआ। तो इससे 300 वर्ष, 325 वर्ष पूर्व सिकंदर का आगमन होता है। अर्थात युधिष्ठिर से लेकर और विक्रमादित्य तक 3000 वर्ष, उसमें 325 वर्ष घटा दीजिए इस 3000 में से, तो 2600 से अधिक वर्ष हुए। युधिष्ठिर के 2600 वर्ष बीत जाने के पश्चात, 2500 वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात सिकंदर का आगमन होता है। गौतम बुद्ध होते हैं युधिष्ठिर की 13वीं शताब्दी में, अर्थात 1200 वर्ष बीत जाने के पश्चात गौतम बुद्ध का जन्म होता है। वो 1200 और यहां आ रहा है 2500-2600, अर्थात बुद्ध के 12, 13, 1400 वर्ष के पश्चात सिकंदर का आगमन हो पा रहा है। शंकराचार्य होते हैं 500 विक्रम पूर्व, बुद्ध के थोड़ा पश्चात ही होंगे। वो 13वीं शताब्दी में थे, ये उसके और पश्चात हुए, कल हमने आपको बताया भी था। तो इस क्रम को समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आज हम आपके समझ रख करके इस चर्चा को हम विराम देने का प्रयास करेंगे। एक मोटी मोटी रूपरेखा अपने इतिहास की यूं समझें। आदिकाल, भारतीय इतिहास का आदिकाल, आदि पुरुष ब्रह्मा, वेद तथा वैदिक संस्कृति, सतयुग आरंभ, वैवस्वत मनु, सतयुग की समाप्ति पर हरिश्चंद्र, त्रेता की समाप्ति पर राम, द्वापर की समाप्ति पर युधिष्ठिर, 345 विक्रम पूर्व कह लीजिए आप, है ना। और तो आज इतना समय हो गया है, अभी हमने देखा, तो ऐसा करते हैं कि इसको कल रखते हैं। ये पूरा एक कार्यक्रम हम कल थोड़ा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, तो अधिक होगा। आज इतना समय हो गया है तो शीघ्रता में बात उतनी स्पष्ट नहीं हो पाएगी, तो अपनी बात को हम यहाँ पर विराम दें और आप लोग अपनी बात जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, महाभारत को हुए अभी कितने समय हो गया होगा जी? देखिए, इस समय युगाब्द है 5126 और ये युगाब्द परीक्षित के राज्याभिषेक से, युधिष्ठिर का राज्य समाप्त होने से आरंभ होता है, परीक्षित के राज्याभिषेक से। उसके 38 वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का शासनकाल है, अर्थात 5126 जो इस समय हम लोग कल युगाब्द लिख रहे हैं, इसमें 38 और जोड़ दीजिए तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक अर्थात महाभारत युद्ध का समय आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक जी, धन्यवाद आचार्य जी। जी नमस्ते। कौशाम्बी में कोई है आचार्य जी? कौशाम्बी में पांडव वंश में कोई है? देखिए, इस समय कौन होगा ये कहना तो कठिन है कि इस समय कोई हो, लेकिन गौतम बुद्ध के समय तक कौशाम्बी एक सशक्त राज्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो इतिहास में हमको मिलता है, हमारे सनातनी ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैनियों में बुद्ध के समय जो महत्वपूर्ण राजवंश थे उसमें कौशल, कौशाम्बी, मगध, काशी, ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य उस काल में माने जाते थे। उसमें उज्जैन भी है और भी हैं।
तो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य कोशल, मगध और कौशाम्बी, ये 3 राज्य सबसे महत्वपूर्ण थे। और उस समय तक कौशाम्बी में पांडुवंश ही था। फिर धीरे धीरे जो भी हमने कहा से सुनाग और ये वो आते गए, तो हाँ मगध में और कौशाम्बी में फिर धीरे धीरे वो सब मगध साम्राज्य के अंतर्गत समाहित होता चला गया। जब मगध का उत्थान हुआ तो मगध एक तरह से केंद्र हो गया और सारे राज्य मगध में सम्मिलित हो गए। भारत पूरा का पूरा भारत मौर्यों के अधिकार में आ गया, मगध के अधिकार में आ गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इस समय तो कौशाम्बी में उस वंश का कोई न मिलेगा, न कौशल में उस वंश का कोई मिलेगा, है ना। तो ये तो मानना पड़ेगा, कौशल में या कौशाम्बी में इस समय तो उस वंश का कोई खोजना कठिन है। धन्यवाद आचार्य। स्वामी जी नमस्ते। ये जब ये इतनी चर्चा में आया था कि ईरान में सुमेरियन सभ्यता मिली अपने को पुरातत्वों के खुदाई में, तो उसी तरह से कोई ग्रीस या उस दिशा में मय सभ्यता भी थी क्या? मय सभ्यता अमेरिका की है, ये मध्य अमेरिका कह लीजिए, मैक्सिको जो देश इस समय है उस क्षेत्र में ये मय सभ्यता है। वो पुरातत्व के उनके बहुत से सुरक्षित हैं अभी, उनकी काल गणना, संवत और वो सब उस तरह के बहुत सी बातें अभी मिल गई हैं। यद्यपि अंग्रेजों ने वहां बहुत विनाश किया, जैसे भारत में आप कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत कुछ विनाश किया, वैसे वहां अंग्रेजों ने बहुत विनाश किया। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने ही वहां संरक्षण भी आरंभ किया, खोज की। तो बहुत कुछ अभी सुरक्षित है, वो कहीं हमको पढ़ने को मिला, तो उसके आधार पर हमने ये अपनी वैदिक इतिहास पुस्तक में लिखा है, उसमें उल्लेख है। आपके पास पुस्तक होगी मुझे लगता है, आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा पुनः। जी 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 है ना पुस्तक, लेकिन ये नहीं पकड़ में आ रहा है कि आप जो पढ़ा रहे हो पुस्तक में कहाँ चल रहा है। ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ बीच बीच में। उस पुस्तक को पहले पूरा पढ़ जाइए। तो अभी तो हम कह सकते हैं कि मुख्य विषय समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतना प्राचीन इतिहास व्यवस्थित उपलब्ध है, इसमें सबसे बड़ी बाधा यही थी, अरे भाई वैवस्वत मनवंतर तो इतने वर्ष का है, कलयुग इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है। सबसे बड़ी समस्या यही थी, सबसे अधिक प्रश्न इसी पर आए। तो वो समझाना पड़ रहा है कि वो खगोलीय ज्योतिषी गणना अलग है और ये ऐतिहासिक तथ्य अलग हैं। तो यही लोगों की समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। अभी तो प्रयास हमारा यही रहा है, आगे देखेंगे। बत्तीस 3000 वर्ष जो मानेंगे फिर वो कैसे है? अरे भैया ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अभी तो उतना तो पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी मानव सभ्यता उपजी कहाँ से, मानवों का जन्म होकर कैसे कैसे कहाँ कहाँ आए, हमने भाषा विज्ञान कहाँ से सीखा, संस्कार कैसे सीखे, तो अभी बहुत दूर चले गए। जी, और किसी साथी को कुछ कहना हो तो बता सकते हैं। जी, यदि किसी को कुछ नहीं कहना हो तो फिर समापन कर दीजिए, वो मंत्र के साथ ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, देख लीजिए। ठीक है, मैं समापन कर रहा हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।